हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेरों और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो ये क्लास है वो क्लास 10 वालों के लिए, जो कि बायोलॉजी से लास्ट वाला चैप्टर है। इसके बाद एक चैप्टर और जो कि पर्यावरण से है, लेकिन बायोलॉजी से चैप्टर आपका लास्ट वाला है, ठीक है, जो कि अध्याय है आपका 8 है, ठीक है। यानी कि अगर वैसे देखा जाए बायोलॉजी से तो ये आपका चौथा चैप्टर है, यानी कि 4 चैप्टर हैं, तो चौथे चैप्टर का हम अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो आपका जो चैप्टर होगा ये 8वां चैप्टर होगा। तो चैप्टर का नाम क्या है? अनुवांशिकता है, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? अनुवांशिकता, जिसको बोलते हैं हेरिडिटी। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी, ठीक है। तो आइए मेरे बोर्ड के विद्यार्थियों, ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ आई है यहाँ पे हेरिडिटी। क्या है? हेरिडिटी। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें आपको जानकारी में रखनी होंगी कि अनुवांशिकी और अनुवांशिकता क्या होता है। अनुवांशिकी और अनुवांशिकता क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको जाननी है। उसके बाद आपको पढ़ना है हेरिडिटी क्या होता है। क्या देखना है? हेरिडिटी, ठीक है। तो अगर हम अनुवांशिकी की बात करें और अनुवांशिकता की बात करें तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। यानी कि अनुवांशिकता की बात करें या फिर अनुवांशिकी की बात करें तो हेरिडिटी और ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हालांकि जो अनुवांशिकता की बात की है, इसमें विभिन्नता का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसमें विभिन्नता का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम अनुवांशिकता की बात करें तो ऐसे लक्षण, ठीक है, मतलब अनुवांशिकता में क्या आएंगे कि ऐसे लक्षण होने चाहिए, मतलब कोई ऐसा लक्षण होना चाहिए जो, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो, वंशागत होते हों, ठीक है। तो ये अनुवांशिकता के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अनुवांशिकता में और भी चीज़ आती हैं, ठीक है। तो ये अनुवांशिकता की बात अगर हम कर लेते हैं इसमें, ठीक है, देखिए भैया मैं आपको लिखते हुए चलूँगा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अनुवांशिकता के, तो मतलब आप लिखेंगे क्या कि वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में पहुंच जाते हैं, वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में पहुंच जाते हैं, वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं अनुवांशिक लक्षण। क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं, ठीक है। तो जो लक्षण पहुंच जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। तथा इन लक्षणों को, ठीक है, उनके प्रभावों को, मतलब जो लक्षण हैं जो प्रभावित हो दिख रहे हैं, उनके प्रभावित आधार पर नए पीढ़ियों में, ठीक है, समानता और असमानता को, ठीक है, समानता और असमानता को अनुवांशिकता कहते हैं। यानी आप क्या लिखेंगे, ठीक है, अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इतना हो गया। तथा इन लक्षणों एवं प्रभावों, इन लक्षणों एवं प्रभावों के आधार पर, इन लक्षणों एवं प्रभावों के आधार पर, ठीक है, नई पीढ़ी में
आधार पर नई पीढ़ी में क्या हो जाएंगे, नई पीढ़ी में उत्पन्न समानताओं, नई पीढ़ी में उत्पन्न समानताओं, ठीक है, उत्पन्न समानताओं एवं असमानताओं को आनुवांशिकता कहते हैं, को आनुवांशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात यहाँ ये है कि आनुवांशिकता तो हो गया, तो जेनेटिक्स किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं आनुवांशिकी विज्ञान। जेनेटिक्स किसे कहते हैं, जिसको बोलते हैं आनुवांशिकी विज्ञान। ठीक है, इस चैप्टर में आपको वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आने वाला होगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं आनुवांशिकी विज्ञान की, किसकी बात कर लें, आनुवांशिकी विज्ञान की, किसकी बात कर लें, आनुवांशिकी विज्ञान की, या फिर बात कर लें जेनेटिक्स की, किसकी बात कर लें, जेनेटिक्स की। ठीक है, तो आनुवांशिकी, ठीक है, आनुवांशिकी या आनुवांशिक विकार या आनुवांशिक विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स। अगर हम जेनेटिक्स की बात कर दें, किसकी बात कर दें, जेनेटिक्स की, यानी कि आनुवांशिकी या फिर आनुवांशिकता की बात कर दें, किसकी बात कर दें मेरे स्कूलों, आनुवांशिकी या फिर आनुवांशिकता की बात कर दें, तो क्या चीज़ें होंगी। तो याद रखिएगा, जो हम समानता और असमानता को लक्षण पाए हैं, उसी के अध्ययन को हम आनुवांशिकी कहते हैं। ऊपर वाले का मतलब हम समझा देंगे बाद में भी, जब पूरा हम यहाँ तक लिख लेंगे तो आपको हर एक का मतलब समझा देंगे एक बार फिर से अपने लैंग्वेज में आपको अच्छे से। ठीक है, आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है कि आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होने की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। यानी आप लिखेंगे क्या कि आनुवांशिक लक्षणों का, क्या लिखेंगे, आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी, आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण या स्थानांतरण, संचरण की, संचरण की विधियों, संचरण की विधियों और कारणों और कारणों के अध्ययन को, कारणों के अध्ययन को यानी कि स्टडी को, अध्ययन को क्या कहते हैं, अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं, यानी कि आनुवांशिकी या आनुवांशिक विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया इतनी बातें। ठीक है, जो हमने आपको लिखा वही चीज़ हमने बताया आपको। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि आनुवांशिक जो विज्ञान होता है, यानी कि आनुवांशिकी की अगर हम बात करें, जेनेटिक्स की बात करें, तो हमने कहा कि ऐसे लक्षण होने चाहिए जो आनुवांशिक हो, जिसको यानी कि वंशागत लक्षण हो, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या हो,
जाते हों तो उनका संचरण और उनका क्या कारण है, इनका अध्ययन जो होता है वो को तुम्हारा क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। इतनी बातें आपको हमने बताई। उसके बाद है कि कुछ वैज्ञानिक हैं, जैसे तुम्हारा क्या नाम है, मेंडल हो गए, कौन हो गए, मेंडल हो गए, और है इसमें टी.एच. मॉर्गन हो गए, वेटसन हो गए, पुनेट हो गए। ये सब वैज्ञानिक जो हैं, ठीक है, ये विभिन्न जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने क्या किया था, आनुवांशिक क्षेत्र में अपना जो है बहुत ही योगदान दिया है। उसके बाद है डब्ल्यू वेटसन ने सन 1905 में सर्वप्रथम जो है, ठीक है, अनुवांशिकी शब्द का प्रयोग किया था। हालांकि इन सब चीज़ों को भी मैं आपको बाद में उसका डिफाइन करूंगा, ठीक है। उसके बाद है वंशागत लक्षण क्या होता है, जिसको बोलते हैं अनुवांशिक लक्षण क्या होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था अनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण, ये क्या होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इनहेरिटेंस या इसे बोलेंगे आनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण, या इसी को बोलते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस इनहेरिडेंट कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर हम इसकी बात कर दें वंशागत लक्षण या अनुवांशिक लक्षण की, तो इसका क्या मतलब है, ये आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज क्या होता है कि वंशागत लक्षण किसे कहते हैं, ऐसे लक्षण होने चाहिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो, संचरित होते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। मतलब ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो, संचरित हो, यानी कि स्थानांतरित हो, संचरित हो आनुवांशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहलाते हैं। ठीक, इतना मैंने आपको बता दिया। अब क्या चीज़ है ध्यान देना कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है, अगर हम बात करें अनुवांशिक की तो इसमें हमने बताया कि ऐसे लक्षण होने चाहिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो, मतलब चलते रहें, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहें। मतलब अगर आपके पापा में या फिर आपके मम्मी में कोई लक्षण है तो वो लक्षण अगर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती, मतलब अगर वो आप में है, हो जाती है और आपसे फिर आपके बच्चों में हो जाती है, तो तुम्हारा क्या कहलाएगा, वो वंशागत लक्षण कहलाएगा। ये बातें समझ में आ गई। अब इसमें क्या चीज़ें हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं, अगर हम बात करें, इनका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल होता है, तो ये अनुवांशिकता के पिता कहलाते हैं, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं, यानी कि अनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, अनुवांशिकी के पिता कौन है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल होता है, हाँ ठीक।
ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगर हम इस ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें, किसकी बात कर लें, ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करें, किसकी बात करें, ग्रेगर जॉन मेंडल की, तो ये क्या हैं, आनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं। किसके पिता, आनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं। और ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म अगर हम बताएं आपको, तो वो हुआ है 1822 में। कब हुआ है, 1822 में ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है, ये ऑस्ट्रिया में हुआ है। कहाँ हुआ है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है, ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था। ऑस्ट्रिया में एक है, ठीक है, ब्रुन नाम का शहर है। कौन से नाम का, ब्रुन, ठीक है। तो इस ब्रुन नामक शहर में इनका जो है जन्म हुआ था। तो ये क्या थे, ये 1902 में, ठीक है। दूसरी चीज़, इनका जन्म हुआ तो था इसमें 1822 में। ये एक चर्च के क्या थे, फादर थे। चर्च के क्या थे, फादर थे। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये चर्च के फादर थे, यानी कि जिसको बोलते हैं पादरी। क्या बोलते हैं, पादरी बोलते हैं, ठीक है। ये पादरी थे एक चर्च के, क्या थे, एक पादर थे, यानी कि जो बोलते हैं चर्च के क्या थे, फादर थे। ये इतना हमने बताया। अब इन्होंने क्या किया, उसी चर्च में जो है रहा और अपने बगीचे में जो है कुछ मटर के पौधे को लेकर के ये गए और उनके कुछ जो है लक्षणों को इन्होंने देखा, ठीक है। जब ये अपने जो है मटर के पौधों को लेकर के गए और जो है अपने बगीचे में इनको जो है क्यारियों के नुह में इनको बोए। जब ये क्यारियों के जैसे इसको बोए, उसके बाद क्या हुआ, देखा गया कि इनमें जो है कई जो है कई प्रकार के जो है लक्षण इनमें दिखाई दिए थे, जो कि इनमें जो है मटर के पौधे में जो है इन्होंने लगभग 7 जोड़ी लक्षणों का इन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है। अगर हम बता दें तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं ये मटर के पौधे को लिए थे। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये मटर के पौधे को क्यों लिए थे, क्या रीज़न था कि मटर के पौधे लेने का, और कोई पौधा नहीं ले सकते थे। तो याद रखिएगा, मटर का पौधा जो होता है ये 1 वर्षीय होता है। अगर इसी के स्थान पे हम मनुष्य को ले लेते हैं तो मनुष्य की जीवन काल क्या होती है, 60 या 70 साल की होती है। तो 60 साल तक 70 साल तक कोई वेट करेगा उतना, तो इसलिए इन्होंने मटर के पौधे को लिया था। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सटाइवम है। क्या है, पाइसम और सटाइवम इसके वैज्ञानिक नाम है। हालांकि अभी मैं इसको बताता, क्या नाम है, पाइसम और सटाइवम। पाइसम और सटाइवम, ठीक। ये मटर के पौधे का नाम है। इसके 7 जोड़ी लक्षणों को लिया गया। कितने पेयर को, 7 जोड़ी लक्षणों को इन्होंने लेकर के, यानी कि 14 लक्षणों को लेकर के इन्होंने क्या किया, अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद क्या किया गया, ये अपने जो है प्रयोग को लेकर के जो है लेके गए पारित कराने के लिए। हालांकि ये क्या किए थे, जो भी प्रयोग किए थे गणितीय रूप में उसको रखे थे, ठीक है। तो इनके जो है प्रयोगों को जो है पारित ना किया गया। उसके बाद कुछ समय के बाद जो है कुछ वैज्ञानिक आए, जो कि 1900 में, ठीक है। कब आए हैं, 1900 में। जो वैज्ञानिक आए हैं वो 1900 में आए हैं, ठीक है। फिर वो वैज्ञानिक क्या किए हैं, इन्हीं के, ठीक है, इन्हीं की कार्यक्रमों पर फिर क्या किए, इन्हीं के प्रयोग को लेकर के जो है उसी को ये आगे बढ़ाएं, जिनका नाम था डी व्रीज। क्या नाम था, डी व्रीज, ठीक है। वैज्ञानिकों का नाम क्या था, डी व्रीज था, ठीक है। अगर हम बात करें तो पहले वैज्ञानिक का नाम तुम्हारा क्या था, डी व्रीज, ठीक है। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, डी व्रीज हो गए, ये हो गया।
उसके बाद कौन वैज्ञानिक है? उसके बाद है कार्ल कोरेंस। कौन है? कार्ल कोरेंस। तो हम डायरेक्ट हम कोरेंस लिख दे रहे हैं। और एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है शेरमाफ। क्या नाम है? शेरमाफ। शेरमाफ। तो टी से शुरू होगा इनका जो है। ठीक, ये है शेरमाफ। अब ये जो तीनों वैज्ञानिक हैं, इन्होंने मेंडल के जो है, जो भी इन्होंने जो है प्रयोग किया था, उन्हीं प्रयोगों को क्या किया, फिर से ये आगे बढ़ाना शुरू कर दिए। उन्हीं के प्रयोगों पर ये क्या करिए, काम करना शुरू कर दिए। और चल करके इन्होंने क्या किया, इनके प्रयोगों को सिद्ध कराने की कोशिश किया गया। और फिर लास्ट में इनके प्रयोग क्या हुए, सिद्ध हो गए। ये गए और ये तीनों लोग मिलकर के गए और उनके जो है फ्रांस के पेरिस में रखा गया हर एक बात को। उसके बाद क्या हुआ, जब बातों को रखा गया, फिर धीरे धीरे, ठीक है, इनके जो है प्रयोगों को जो है सिद्ध माना गया। मतलब जो क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको, प्रूफ कर दिया गया। प्रूफ करने के बाद जो है ये हर एक चीज़ में क्या हुए, मतलब इनको जो मेंडल है, मेंडल को इसलिए आनुवांशिकता का पिता घोषित कर दिया गया, क्योंकि मेंडल जो है सबसे पहले शुरुआत मेंडल ने ही की थी, इसलिए मेंडलवाद भी इसी में आ जाता है। ठीक है। अब मेंडल ने जो है मटर के कौन कौन से पौधे को जो है, मटर का जो पौधा होता है उसके कौन कौन से लक्षण को इन्होंने लिया था, तो ये जानकारी आपको लेना है। सबसे पहले चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो हमने ऊपर लिखा है कि अनुवांशिकता किसे कहते हैं, तो हमने कहा वे लक्षण जो माता पिता से संतानों में पहुंच जाते हैं तो उसे हम अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों एवं प्रभावों के आधार पर नई पीढ़ियों में उत्पन्न समानताओं और असमानताओं को अनुवांशिकता कहते हैं। मतलब अगर आप में कोई, ठीक है, आपके मम्मी पापा में कोई ऐसा लक्षण दिख रहा है जो आप में दिखता हो, तो क्या है, अनुवांशिकता के अंतर्गत आता है। ठीक है। जैसे आपने एक कहावत सुना होगा कि जैसे माई वैसे धिया, जैसे कांकर वैसे बिया। ये जो कहावत है, ये कहावत जो इसी पर आधारित होता है, अनुवांशिकता पर ये काम करता है। आगे देखिए ध्यान से। उसके बाद वंशागत लक्षण की अगर हम बात करें तो ऐसे लक्षण होने चाहिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो, संचरित होते हों। जैसे तुम्हारा हीमोफीलिया हो गया, वर्णांधता हो गया, सब क्या होते हैं, एक रोग होते हैं जो एक किसी व्यक्ति को यदि हो जाए तो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, चलती रहती है। तो इतना मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगर समझ में आए वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और किसी बच्चे का भला हो सके। ठीक है। ये इतनी बातें समझ में आ गई। आगे बात कौन सी है, ये हमने जो बताया कि उनके कौन कौन से लक्षण को लिया गया। चलिए ध्यान से सुनते हैं, उसको भी करते हैं। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। क्या करेंगे, कॉलम बनाएंगे। अब कौन कौन से कॉलम बनाएंगे, तो ये भी आप याद रखिएगा कि आप एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है। दो ही कॉलम आप बनाइएगा, एक कॉलम आप बनाएंगे या तो फिर तीन कॉलम बना लीजिए। कौन से कॉलम, तीन कॉलम। ठीक है। पहले में आप डालेंगे लक्षण, दूसरे में डालेंगे आप अप्रभावी और प्रभावी। ठीक है। तीन कॉलम बनाएंगे। पहले में लिखेंगे आप लक्षण, क्या लिखेंगे, लक्षण, और दूसरे कॉलम में आप लिखेंगे प्रभावी, और तीसरे कॉलम में आप लिखेंगे अप्रभावी। अप्रभावी। अब इन सब लक्षणों को ध्यान में रखना है आपको। 7 जोड़ी थे मटर वाले, तो आइए देखते हैं कौन कौन 7 जोड़ी होते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। हालांकि तुम्हारे 7 हो जाएंगे इसमें,
2 3 4 5 6 7। ठीक, ये 7 हैं। अब 7 में कौन कौन है? सबसे पहले है बीज की आकृति। क्या है? बीज की आकृति। कैसे कैसे बीज की आकृति थी, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, अगर हम बीज की आकृति की बात करें, किसकी बात कर लें? बीज की आकृति। तो ये कैसे था? प्रभावी में गोल था। कैसे था? गोल था। अप्रभावी में क्या था? झुर्रीदार था। क्या था? झुर्रीदार। ठीक, उसके बाद दूसरा क्या आ जाता है? दूसरा जो लक्षण आ जाता है क्या होता है? बीज का रंग। क्या आ जाता है? बीज का रंग। बीज का रंग। तो एक तुम्हारा क्या हुआ? सफेद हुआ था। जो प्रभावी था वो तुम्हारा पीला होगा, सफेद नहीं होगा, पीला हो गया। क्या होगा? पीला होगा। ठीक, जो प्रभावी था तुम्हारा क्या हुआ? पीला हो गया। और जो तुम्हारा अप्रभावी था वो तुम्हारा क्या हो गया? हरा हो गया। क्या हो गया? हरा हो गया। अब तीसरा जो आएगा वो तुम्हारा आएगा पुष्प का रंग। क्या आएगा? पुष्प का रंग आएगा। पुष्प का रंग। पुष्प का रंग क्या आएगा? पुष्प का रंग। अगर हम पुष्प के रंग की बात करें, किसकी बात कर लें? पुष्प के रंग की। तो ध्यान दीजिएगा, पुष्प के रंग में तुम्हारा क्या आएगा? तो पुष्प का रंग कुछ कैसा था? श्वेत कलर का था, और कुछ कैसा था तुम्हारा? लाल। तो लाल वाला तुम्हारा क्या होगा? प्रभावी होगा, और सफेद वाला आपका क्या होगा? अप्रभावी होगा। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद इन्होंने एक और लिया था जिसको बोलते हैं फली की आकृति। क्या बोलते हैं? फली की आकृति। क्या चीज था? फली की आकृति। तो फली की आकृति की अगर हम बात करें तो इन्होंने क्या किया था? फली की आकृति में फूली हुई लिया था और सिकुड़ी हुई लिया था। क्या लिया था? फूली हुई लिया था और सिकुड़ी हुई लिया था। तो फूली हुई और क्या था? सिकुड़ी हुई। सिकुड़ी हुई। ठीक, अगला जो तुम्हारा है यानी जिसको बोलते हैं पांचवा, वो तुम्हारा क्या था? इसमें फलों का रंग कैसा है? तो फलों का रंग। तो फलों का जो रंग है, एक हरा है, दूसरा तुम्हारा क्या है? पीला है। हरा रंग हुआ था और पीला हुआ था। छठवां जो तुम्हारा आ जाता है वो है पुष्प की स्थिति क्या थी? तो पुष्प की स्थिति क्या थी? पुष्प की स्थिति। अगर हम पुष्प की स्थिति की बात कर लें, किसकी बात कर लें? पुष्प की स्थिति की अगर हम बात कर लें तो क्या था? तुम्हारा कक्षस्थ था, और एक तुम्हारा क्या था? इसमें अग्रस्थ था। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्या होंगे? कक्षस्थ, और ये तुम्हारे क्या होंगे? अग्रस्थ। ठीक है, ये तुम्हारे कक्षस्थ और अग्रस्थ होते हैं। उसके बाद क्या है? ये तो तुम्हारा क्लियर हो गया। फिर अगला आ जाता तुम्हारा तने की लंबाई क्या थी? तो इन्होंने तने की लंबाई में क्या लिया था? अगला है सातवां है तने की लंबाई। तो इन्होंने लंबापन को जो है प्रभावी में रखा, लंबा लिख रहे थे। लंबा। ठीक है, लंबा इसमें लिया, और इसमें क्या लिया? बौना लिया। ठीक, तो इतने जो है लक्षणों को इन्होंने क्या किया था?
मटर के पौधे को जानकारी में ले लिया था। ठीक है, अध्ययन इन्हीं सब मटरों पर जो इन्होंने किया था। अब आपसे मैं कुछ क्वेश्चन करूं, जैसे मान लीजिए कि मेंडल ने क्यों मटर के ही पौधे का चयन किया और किसी दूसरे पौधे का चयन क्यों नहीं किया? तो उसका रीज़न क्या है मैं आपको बता दूं कि जो मटर का पौधा होता है तुम्हारा, ये 1 वर्षीय होता है। क्या होता है? 1 वर्षीय होता है मटर का पौधा। ठीक है, तो मेंडल की सफलता के क्या कारण थे इसमें आप लिख सकते हैं। तो मैं आपको लेक्चर दे करके आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मटर का जो पौधा होता है वो तुम्हारा क्या होता है? 1 वर्षीय होता है। हमने क्या बताया कि मटर का जो पौधा होता है तुम्हारा क्या होता है? 1 वर्षीय होता है और इसमें हम स्वपरागण करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं? स्वपरागण करा सकते हैं, मतलब स्वयं से आप क्या करा सकते हो? परागण करा सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या था? इनमें जो अनुवांशिक होते हैं, क्या होते हैं? अनुवांशिक जो होते हैं, जो प्रभावी संतति में, ठीक है, क्या होते हैं? स्पष्ट रूप से प्रकट हो जाते हैं। जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं, वो जो संतति होते हैं, वो जो प्रभावित होते हैं उस संततियाँ, ठीक है, उनमें क्या हो जाते हैं? वो चीज़ प्रकट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? इनमें प्रारंभिक क्रॉस की योजना बनाई जा सकती है। प्रारंभिक क्रॉस की योजना इसमें बनाई जा सकती है। ये मटर के पौधे होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? अब इसमें है कि मेंडल के, ठीक है, नियमों में क्या नाम है? मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावलियां हैं कि कौन कौन से जो है उनके नियम में क्या क्या चीज़ प्रयोग होने वाले हैं। ये चीज़ें कुछ इसमें दिए गए हैं। हालांकि मैं आपको जो है उनको पढ़ करके केवल बता दूंगा। हेडिंग बाय हेडिंग आप लिख लीजिएगा। मैं हेडिंग आपको यहाँ पे लिखते हुए चलूँगा। हालांकि आपको क्या करना है उसके बारे में आपको लिखते हुए चलना। मैं केवल बोल दूंगा, क्योंकि लिखूंगा भैया बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैं सोचता हूँ कि कम वीडियो, छोटी सी वीडियो में आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे क्या कि अनुवांशिक शब्द, ठीक है, या फिर लिखेंगे आप मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली। क्या लिखेंगे? मेंडल के नियमों में प्रयुक्त शब्दावली। ठीक है, यानी कि टर्म्स ठीक है, यूज्ड इन, ठीक है, मेंडल्स लॉ। ठीक, अब इसके अंतर्गत जो परिभाषाएं हैं उसको आपको ध्यान में रखने हैं। सबसे पहली जो परिभाषा आपकी बनेगी वो होगा युग्म विकल्पी। क्या बनेगा? युग्म विकल्पी। अगर हम युग्म विकल्पी की बात करें, किसकी बात कर लें? युग्म विकल्पी की। ठीक है, तो इस युग्म विकल्पी में क्या क्या चीज़ें हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़ क्या आएगी तुम्हारी? युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी। अगर हम युग्म विकल्पी की बात करें जिसको बोलते हैं एलील्स। क्या बोलते हैं? एलील्स। ठीक है, इसमें आप क्या लिखेंगे? एलील्स क्या होते हैं कि एक ही गुण के विभिन्न विपर्यासी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी कहते हैं। यानी कि एलील्स, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो तुम्हारे इसमें क्या होंगे? युग्म विकल्पी हैं एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद क्या चीज़ है? फैक्टर आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? फैक्टर, यानी कि दूसरा आप लिखेंगे। फैक्टर मतलब होता है कारक। क्या होता है? कारक। अब इन फैक्टर की अगर हम बात करें, किसकी बात कर लें? फैक्टर की। तो मेंडल द्वारा प्रस्तावित वंशागत की स्वतंत्र
मेंडल द्वारा प्रस्तावित वंशागत की स्वतंत्र विच्छिन्न इकाई को जो आज जीन के रूप में जानी जाती है, तो तुम्हारा कारक कौन होगा इसमें? जीन होगा। कौन होगा? जीन, जो कि कारक के रूप में क्या होती है? वो जानी जाती है। उसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे आप जीन। क्या लिखेंगे आप? जीन। ठीक है। तो अगर हम जीन की बात करें तो जीन तुम्हारा क्या होता है? ये एक आनुवांशिक इकाई होती है। जीन क्या होता है? आनुवांशिक इकाई होता है। ठीक है। यही हम जीन के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते। जीन के बारे में हमने क्या कहा कि ये आनुवांशिक इकाई होती है। ठीक है। जोहानसन ने इसको जीन जो है कहा था। जोहानसन ने जीन कहा था। जीन की विशेषता क्या होती है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जीन की जो विशेषता होती है वो क्या होती है? सबसे पहले चीज़ तो जीन जो होता है ये डीएनए का वह भाग है, डीएनए का वह भाग है जिसमें एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड, जिसमें एक प्रोटीन व पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना करता है। ठीक है, संश्लेषण की सूचना करता है। एक पॉइंट होगा। दूसरी पॉइंट क्या होगी? दूसरी पॉइंट यह होगी कि जीन कारकीय की इकाई है। जीन कारकीय की इकाई है। ये जीवों के ठीक है विभिन्न लक्षणों का नियंत्रण करता है। जीन क्या करता है? विभिन्न लक्षणों को क्या करता है? नियंत्रण करता है। अगला आप क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि जीन उत्परिवर्तन की इकाई होती है। मतलब क्या होता है? उत्परिवर्तन की इकाई होती है जिनका संरचना में परिवर्तन होता रहता है। जिनका संरचना में परिवर्तन होता रहता है। तो ये रहा, मैंने आपको बता दिया जीन के बारे में, तो आप इतनी जानकारी लिख सकते हैं। अब आगे क्या है? जो जीन की बात अगर हम करें तो हमने जीन के बारे में आपको जानकारी दे दी। अगला आप हेडिंग डालेंगे, ठीक है, समयुग्मजी। क्या लिखेंगे? समयुग्मजी। समयुग्मजी। समयुग्मजी की अगर हम बात करें, कहीं कहीं पे लिखा होगा समयुग्मजी जो होता है वो हेरिटेट लिखा होगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आप होमोजाइगस पढ़ेंगे या फिर होमोजाइगट। ठीक है, तो ये होता है क्या चीज? होमोजाइगस। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर हम समयुग्मजी की बात करें यानी कि होमोजाइगस की बात करें, किसकी बात करें? होमोजाइगस की बात करें, तो इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस की अगर हम बात करें तो इसमें क्या चीज़ें आती हैं, मेरे रसगुल्लो ध्यान सुनिएगा। ठीक है, कि समयुग्मजी मतलब समान होना चाहिए। क्या चीज़? एलील। ठीक है, तो समान एलील वाली द्विगुणित अवस्था शुद्ध प्रजननी, जैसे शुद्ध प्रजननी मतलब जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों शुद्ध प्रजनन हैं। ठीक है, ये तुम्हारे क्या होंगे? समयुग्मजी होंगे। अब अगर बात कर लेते हैं पांचवें की, पांचवा तुम्हारा होगा विषम युग्मजी। क्या होगा? विषम युग्मजी। विषम युग्मजी को बोलते हैं हेट्रोजाइगस। अगर हम हेट्रोजाइगस की बात करें, विषम मतलब जो भिन्न हो, यानी कि असमान एलील वाली द्विगुणित अवस्था संकर, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये तुम्हारे क्या होंगे? विषम युग्मजी कहलाएंगे। समझ में आया इतनी बात? आगे लिखेंगे लक्षण प्रारूप। क्या लिखेंगे? लक्षण प्रारूप। अगर हम लक्षण प्रारूप की बात करें जिसको बोलते हैं फिनोटाइप, तो फिनोटाइप में याद रखिएगा लक्षण प्रारूप में क्या चीजें होती हैं। मतलब जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से
दिखाई पड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद है जीनोटाइप, जीनो या फिर जीन प्रारूप, ऐसे लिखो, जीन प्रारूप, जीन प्रारूप या जीनोटाइप। जीनोटाइप की अगर हम बात करें, ऐसे लक्षण, ठीक है, जीवधारियों के ऐसे आनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। मतलब ऐसे लक्षण जो रहे पर दिखे ना, जो रहे पर दिखे ना, तो यानी कि हम कहेंगे कि जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि जीन का बना होता है। किसका बना होता है, जीन का बना होता है, तो होगा जीनोटाइप्स। उसके बाद है संकर। क्या है, संकर किसे कहते हैं, क्या चीज़ है, संकर। तो याद रखिएगा, अगर हम संकर की बात करें, किसकी बात कर लें, संकर की बात कर लें। मुझे लगता है इतना चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद है आठवां। आठवां जो तुम्हारा आ जाता है वो होता है क्या चीज़, संकर। क्या होता है, संकर। वो भोलेनाथ वाला संकर नहीं, ये क्रास की बात हो रही है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। तो संकर की अगर हम बात कर लें, किसकी बात कर लें, संकर की, तो संकर क्या होता है, मतलब दो शुद्ध समयुग्मजी, ऐसे समयुग्मजी जो शुद्ध हों, जनकों के संकरण से बनी F1 संतति को, F1 संतति, ठीक है, विषम युग्मजी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। हाइब्रिड प्राप्त होगा ना F1 पीढ़ी में। उसके बाद क्या होगा, नौवां। अगर हम नौवे की बात करें, किसकी बात करें, नौवे की, इसको बोलते हैं संकरण। क्या बोलते हैं, संकरण, ठीक है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो तुलनात्मक लक्षणों वाले, मतलब जिसकी तुलना की जाए, तुलनात्मक लक्षणों वाले जनकों के मध्य कराया गया क्रॉस, कराया गया क्रॉस। मतलब अगर हम तुलना करेंगे इन दोनों में, तो इन दोनों के मध्य जो संकरण कराया जाता है, यानी कि क्रॉस कराया जाता है, उसी को हम कहते हैं संकरण। ठीक। उसके बाद तुम्हारा प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी क्या होता है और अप्रभावी क्या होता है, तो याद रखिएगा। अगर हम 10वें की बात करें तो ये होता तुम्हारा प्रभावी, जिसको बोलते हैं डोमिनेंट। क्या बोलते हैं, डोमिनेंट। डोमिनेंट। प्रभावी की अगर हम बात करें, ऐसे लक्षण, यानी कि ऐसे जीन का वह एलील्स जो, ठीक है, उपस्थित हो, जो उपस्थित हो और दिखे भी, उसे हम क्या कहेंगे, प्रभावी। उसके बाद तुम्हारा ग्रहवा, जिसको बोलते हैं अप्रभावी। अप्रभावी, जिसको बोलते हैं रिसीविंग। ठीक है, रिसीवर्स। ऐसे लक्षण, यानी कि ऐसे जीन जो रहे लेकिन दिखे ना, तो हम क्या कहेंगे, अप्रभावी कहेंगे। मैंने इतनी परिभाषा आपको शॉर्टकट में, मतलब हर एक चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मेंडल के नियमों को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, मेंडल के नियमों को पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मेंडल के नियमों में सबसे पहले जो आता है कि मेंडल का नियम क्या चीज़ है, मतलब मेंडल ने कितने नियम दिए थे। तो मेंडल ने, ध्यान रखिएगा, मेंडल के जो नियम है वो 3 नियम है। कितने नियम है, 3 नियम है। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। ठीक है, अगर हम मेंडल्स के नियम की बात करें तो मेंडल ने किस पर दिए थे, यानी कि मेंडल के आनुवांशिकता के नियम पर, आनुवांशिकता के अनुसार जो मेंडल ने जो दिया था, ठीक है, उसी के अनुसार अगर हम चलें, ठीक है, तो अगर हम उसके अनुसार चलेंगे तो मेंडल के नियम को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं
कि आप लोगों के लिए एक दूसरी वीडियो मिलेगी, उसमें आपको जो है मेंडल्स के नियम को बता दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग क्या करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद।